नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों हमारी चल रही है भारतीय संविधान वाली सीरीज और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है और उसी का ये आगे वाला भाग है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं और पूरे सिलेबस को हमको कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। और अब ये हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था प्रस्तावना, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक बार आप वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना। और तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। 96% लोग हैं कि जो वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना को दो नामों से बोला जाता है, एक तो प्रस्तावना और एक उद्देशिका। प्रस्तावना इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी हमारे भारतीय संविधान के आदर्श हैं जो हमने समाहित भारतीय संविधान में जो जितने भी आदर्श समाहित किए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सारे प्रस्तावना में समाहित किए गए हैं, है ना। और उद्देश्य का इसलिए बोला जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के लिए ही इसको उद्देशिका बोला जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और इसीलिए इसको उद्देशिका बोला जाता है। जितने भी आदर्श हमारे संविधान में समाहित है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था वो उसमें समाहित किया था, इसीलिए इसको उद्देशिका बोला जाता है। नाम तो हो गया ये। अब अगला प्रश्न ये है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। तो प्रस्तावना का विचार आपको याद रखना है, हमने प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया है और जबकि हमने प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से संविधान से ली है। दो बातें हमको याद रखनी है। पहला तो देखिए प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। उद्देशिका क्यों बोला जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें जितने भी हमारे भारतीय संविधान के आदर्श हैं उनको इसमें प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसको उद्देशिका बोला जाता है। दूसरा प्रश्न यह है प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तीसरा प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। अब देखिए संविधान का स्रोत, ये हम कुछ की पॉइंट है। संविधान का स्रोत, राज्य का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान को अंगीकृत होने का दिनांक। जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे यहीं से बनेंगे, इसी में से बनेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसमें से लिख लीजिए इसको ऐसे। तो देखिए हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, इससे क्या मतलब है कि जनता, देखिए भारतीय संविधान की सर्वोच्च शक्ति संविधान को माना गया है, लेकिन संविधान अपनी शक्तियां कहाँ से लेता है, जनता से लेता है। तो सर्वोच्च शक्ति किस में निहित हो गई, जनता में निहित हो गई। इसके हम पूरे अलग अलग पढ़ेंगे, बुक में दे रखा है सब कुछ, लेकिन अभी एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। राज्य के स्वरूप में 5 चीजें आती हैं और इनको आपको सीरियलिटी से ही याद करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और आपको अगर ये 5 मिनट का खेल है, वैसे तो प्रस्तावना याद करना, लेकिन जैसे सब्जेक्ट वालों को तो याद हो जाती है, और लेकिन आप साइंस से हैं और सब्जेक्ट पॉलिटिकल के अलावा आपके पास आर्ट्स के भी और सब्जेक्ट है तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी अगर आप 2-3-4 बार इसको पढ़ना अगर याद हो जाए तो फिर आपको क्वेश्चन रटने की कहीं से कुछ जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रस्तावना में से ही हो जाएंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए सारे आ रहे हैं इसी में, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की एकता और राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो सारे के सारे प्रश्न इसमें ही आ गए। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए राज्य के स्वरूप में 5 चीजें आती हैं। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है प्रस्तावना में राज्य के स्वरूप में कितनी चीजें हैं, 5 हैं। इनको इसी सीरियलिटी से याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको प्रस्तावना याद हो जाती है तो द बेस्ट है। क्वेश्चन कहीं से कोई गलत होने की संभावना ही नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे आपसे
ऐसे पूछ लेगा कि कितने तरीके का न्याय की व्यवस्था की गई है उद्देशिका में। ऐसे पूछ लेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की दी गई है, उसकी सीरियलिटी लिखिए। कितनी प्रकार की समानता दी गई है, उसकी सीरियलिटी लिखिए। तो देखिए संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय। हम पढ़ते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, और इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बनाए रखने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपको प्रस्तावना अगर याद होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद 3 से 4 बार जब हम इसको किताब में देख देख के बोलते हैं तो याद हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो राज्य के स्वरूप में तो 5 चीजें आ गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और संविधान के उद्देश्य में आ गई। देखो न्याय के लिए प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, कितने प्रकार का न्याय उद्देशिका में दिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता देखिए 5 प्रकार की होती है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये तो किसी एग्जाम में आया भी हुआ है स्वतंत्रता का। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता और बंधुता, ये पूरी सीरियलिटी है। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो सब कुछ आ जाता है। संविधान को अंगीकृत होने का दिनांक है 26 नवंबर 1949। हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया था, यानी कि हमने इसको अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को। पूछता है अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को, पूछता है लागू कब किया तो 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें 3 शब्द आते हैं, उनकी सीरियलिटी पूछी थी अभी एक एग्जाम में कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसका ऊपर नीचे मतलब 3 शब्द तो ये थे, चौथा एक शब्द और था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देशिका में शब्द नहीं है। तो अगर सीरियलिटी पूछता है तो भी आपको ऐसे याद करनी है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, और तीनों को तो नाम याद रखना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान तब हो जाएगा जब आपको अगर ये प्रस्तावना याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद हो जाए तो द बेस्ट है, नहीं याद हो जाए तो आप इनको याद कर लेना, ये जरूरी है। राज्य के स्वरूप की सीरियलिटी, राज्य के संविधान के उद्देश्य, ठीक है, ये दोनों याद करनी है। प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो हम शुरुआत में पढ़ते हैं हम भारत के लोग, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के से ही लिया है, शायद 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार के संविधान स्वरूप लागू होने की तिथि का उल्लेख है। ये ठीक है, ये आ गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव आ गया कि हमने इसको उद्देश्य का क्यों बोला है, ठीक है। अब प्रस्तावना के मुख्य बिंदु हैं वो सारे आगे जो हमने यहाँ पढ़े हैं। प्रस्तावना की शब्दावली वो है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए हम भारत के लोग, शुरुआत यहाँ से और एंड यहाँ से होता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये कह रहा है कि भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है, स्वीकार किया है और स्वयं को ऊपर लागू किया है। संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। सीधा सा मतलब ये है कि हम भारत के लोगों से मतलब है कि भारत में वैसे तो सर्वोच्च संविधान को माना जाता है, लेकिन संविधान को बनाया किसने है, संविधान को ये शक्तियाँ किसने दी है, जनता से ये शक्तियाँ मिली है। इसीलिए जो सर्वोच्च शक्ति किसमें है, जनता में है, ठीक है। हम भारत के लोग, हमने यूएसए के संविधान से लिया है, ये भी याद रखना है आपको। वी द पीपल, हाँ आगे लिखा हुआ भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग, ये आपको याद रखना है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग लिखा हुआ है, वहाँ पे हमने लिख दिया हम भारत के लोग, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ यह है कि भारत, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि भारत, हम अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाहरी मामलों में हमको किसी से भी कोई वो नहीं है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमारे किसी भी विदेशी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम हमारे आंतरिक मामलों में, हम हमारे बाहरी मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अपने निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग सभी आयाम परिलक्षित है, चाहे वह अब समाजवाद का मतलब ये हो गया कि समाज में सभी लोग हैं। ये जो हम नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद पढ़ते हैं पॉलिटी में भी, उसमें भी साफ शब्दों में यही मतलब है कि समाज में सभी लोग सभी पहलुओं से समान होने चाहिए। ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखेगा। राज्य के लिए सर्वधर्म समभाव की धारणा को राज्य अपनाएगा। ये हो गया पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक का मतलब ये हो गया कि शासन संचालन की पूरी शक्ति किस में निहित होगी? जनता में। बस लोकतांत्रिक का मतलब यही है। प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। पूछ ले आपसे कि प्रस्तावना में लोकतंत्र कैसे अपनाया गया है, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अपनाया गया है। गणराज्य का मतलब हमने कल वाली वीडियो में भी बताया था। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को हम सीधे नहीं चुनते, हमारे यहाँ पर हम राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल नहीं होते, लेकिन हम MP MLA को वोट देते हैं और MP MLA राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो मतलब ये हो गया कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, जो कि राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं और वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब ये होता है। बहुत बार एग्जाम में गणतांत्रिक या गणराज्य की मीनिंग पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना उतनी ही याद रखनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई। अब देखिए, न्याय का मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको मिनटों में याद हो जाएंगी अगर आप प्रस्तावना को 2 4 5 बार याद कर लेते हैं। तो नहीं याद हो रही है तो भी न्याय देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सिंपल सा है। 3 तरीके के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया समाज में सभी की समान दृष्टि से देखा जाए। आर्थिक का ये हो गया कि समाज में सभी को पैसे के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अनाप शनाप पैसा है किसी के पास और किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो ये गलत है। उसको आर्थिक आधार पर थोड़ी बहुत समानता होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि राजनीति में सभी को, जैसे सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये हो गया न्याय। 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ये हो गया। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इम्पोर्टेंट है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये रट लेना, ये हमारे भी रटे हुए ही हैं। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है। समानता 2 तरीके की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर का मतलब सभी को समानता, सभी को प्रतिष्ठा की समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है। प्रस्तावना 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व का क्या है? इसका अर्थ सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, प्रस्तावना के अंतिम भाग में कहा गया है कि हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की तिथि का उल्लेख किया गया है, आत्मार्पित और है इसमें। इसके अनुसार संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। याद रखना है इसको आपको। संविधान की 3 शब्द दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद रखना है। इसके तीन अलग अलग वर्ड भी हैं मेरे रजिस्टर में से दिखाती हूँ। इस रजिस्टर में से मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट लेवल का हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को भी दिया गया है। अब देखिए, अंगीकृत का मतलब दिख रहा है आपको? अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना, संविधान को स्वीकार करना। हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित का मतलब होता है संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान को सौंपना, स्वयं को संविधान को सौंपना, संविधान को लागू। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने की बात थी। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब देखिए, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब आ गया ये कुछ, देखिए सब दिख रहा है। उद्देशिका को स्वीकार किया गया जब, अब ये संशोधन हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले ये सुनिए, ये समझिए कि इसमें कुछ लोगों ने उद्देशिका को किसी किसी अलग अलग नाम से संबोधित किया है ना, किसी ने कुछ नाम से, किसी ने कुछ हमको विशेष ध्यान रखने हैं। एक तो ये कि संविधान को, संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि मतलब ऐसे अगर प्रश्न ये आता है कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी क्या है, ठीक है, तो किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। एक तो प्रश्न ये याद रखना है ना, संविधान की आत्मा और कुंजी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, नाना पालकीवाल ने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नाना पालकीवाल ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला परिचय पत्र, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब अर्नेस्ट बारकर ने इसको की नोट कहा है। और एक आपको के.एम. मुंशी का याद रखना है, ये दो तो याद ही रखना है, के.एम. मुंशी और पालकीवाला। के.एम. मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा है और नाना पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना में दो बार, इसमें एक बार ये हमारे सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो देखिए मैं आपको फिर वापस वही शब्द बोल रही हूँ कि अगर हमको प्रस्तावना याद होगी तो हमको किसी भी एक भी प्रश्न को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक, तो दो बार भारत आ गया और भारत बाकी कहीं नहीं आ रहा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो दो बार भारत आ गया, बाकी कहीं भी भारत नहीं आ रहा। तो हमने दो बार भारत शब्द का संविधान में प्रस्तावना में उल्लेख किया है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवादों में जो रहता है उसमें यह आता है कि क्या उद्देश्य का जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। अब देखिए आपको इसमें ज़्यादा वाद याद करने की जरूरत नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय और अलग अलग न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं, आपको सिर्फ दो वाद याद रखने हैं। एक तो बेरूबारी वाद याद रखना है, एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद याद रखना है ना। आपको क्या याद रखना है कि देखिए बेरूबारी जो वाद हुआ था उसमें क्या हुआ था, बेरूबारी वाद में न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है और इसीलिए इसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। दो वाद याद रखने हैं, बेरूबारी वाद 1960, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, दो ही याद रखने हैं। पहला क्या है, बेरूबारी वाद में न्यायालय ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इस वाद को चेंज करते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। उसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मूल ढांचे का सबसे पहले प्रस्तावना से संबंधित या मूल ढांचे का संविधान से संबंधित स्वरूप किस वाद में दिया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही वाद है, आपको सिर्फ दो ही वाद याद करने हैं। पहला बेरूबारी वाद 1960 है जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं होना, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए केशवानंद भारतीवाद अप्रैल 1973 में आया था। ये जैसे ही आया तो इसके बाद में तुरंत संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रश्न सीधा सा ये पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। बहुत सारे देखो दो चार प्रश्न तो ऐसे हैं कि जो बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि फैक्चुअल है, कि जैसे कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है,
प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो जैसे ही ये वाद आया उसके बाद इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो फिर इसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है कि पहले तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में ये 1 बार हुआ है, या ऐसे पूछ लेगा कि 42वें संविधान प्रस्तावना में संशोधन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। तीसरा प्रश्न इसी को ऐसे पूछ लेगा कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उसमें कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो आपको समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता के अलावा चौथा कुछ भी दे देगा, जैसे गणराज्य दे देगा, कुछ और दे देगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे कुछ भी शब्द दे देगा। तो ध्यान रखना सीरियलिटी भी यही है, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। हम जब ये पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना, तब भी हम यही वर्ड, सीरियलिटी यही है, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ो गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद ही करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना से संबंधित लगभग पूरा का पूरा सब कुछ इसमें समाहित हो गया है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। और होगा, आप एक बार ऑब्जेक्टिव और देख लेना, फिर आपको सब कुछ। मेरे पास एक बुक है, उसमें देखिए प्रश्न उत्तर भी हैं थोड़े बहुत, मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए, ये शायद मेरे पास रीट की है। प्रस्तावना में संविधान से संबंधित स्पष्ट किया गया है, तो संविधान के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। इसमें थोड़ा सा ये भी दे रखा है, ठीक है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान के राजनीतिक जन्म कुंडली किसको कहा है, प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। ठाकुरदास भागवत ने इसको आत्मा कहा है और परिचय पत्र कहा है पालकी वाला ने। तीनों याद कर लेना, ठीक है। और हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य क्या है, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। और कहाँ से लिया है हमने, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता अंततः किसमें निहित है, अंततः आपको बताया हम भारत के लोग में किसमें ली गई है, जनता में है, जनता में। और जनता से ही किसको दी गई, जनता ने किसको दी है, संविधान को, लेकिन अंततः किसमें निहित है, जनता में निहित है, जनता में निहित है। सरकार के पास जो शक्ति है वह जनता से मिली है। हम भारत के लोग वाक्यांश से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात जनता की आकांक्षाओं का जनप्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर शक्ति स्रोत है, शासन का स्वरूप है, संविधान के उद्देश्य है, इनको आपको याद ही करने हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आप ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार हुआ है, आपको बता दिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न ऐसे बनता है जो आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको याद रखना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तावना में उनके क्रम के अनुसार जोड़िए। अब देखिए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पहला 2 आ जाएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो क्या हो गया, सबसे पहले पंथ निरपेक्ष, फिर आ गया न्याय, फिर आ गया गरिमा, फिर आ गया एकता और फिर आ गई बंधुता। ये अब जब आपको कंप्लीट प्रस्तावना याद होगी तो ही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है कि ये फ्री के नंबर मिलते हैं, प्रस्तावना आप रट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने भी रटी है और हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य, प्रश्न इनमें इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ। प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य शब्द से क्या आशय है, राज्याध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे वाली वीडियो तो तभी पहुँचेंगी आपके पास। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, अभी आपको बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 2, 4, 5। 42वें संशोधन 1976 द्वारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने अच्छा लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए प्रश्न ऐसे पूछेगा वो, न्याय कौन सा नहीं है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पढ़े हैं हम, धार्मिक न्याय नहीं पढ़े। ठीक है। प्रस्तावना में कौन से प्रकार की स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समूह निर्माण नहीं है। 1 2 3 4 है। 1 2 3 4। प्रस्तावना किस प्रकार की समानता की चर्चा करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 तरीके की। ठीक है। बहुत बहुत सिंपल पेपर प्रश्न है, कोई टेंशन वाली नहीं है। निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। बेरुवारी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। किसने किया? इनमें से किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ केशवानंद भारतीवाद ने किया है। देखो संविधान में संशोधन हुआ है, बेरुबारीवाद 60 ने कहा नहीं हुआ। सिर्फ 2 ही याद रखने हैं हमको, कितनी रामायण दे रखी उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 वाद याद रखने हैं, बेरुबारी और केशवानंद भारती। इसने नहीं स्वीकार किया, इसने स्वीकार किया। इसने कहा संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में ही फिर 42वें संशोधन 76 द्वारा 3 तरीके के परिवर्तन, 3 तरीके की चीज जोड़ी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हमने कब किया है? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में वर्णित संविधान को अंगीकृत करने की दिनांक क्या है? मिति मिगिशे शुक्ल सप्तमी संवत 2006। इसको भी याद कर लेना, आ जाए कोई पता नहीं है एग्जामिनर के माथे का। ये हमारा कंप्लीट हो गई प्रस्तावना। आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, जैसे भी आपके विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रही हूँ, सही दिशा में पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अगले टॉपिक को अगली वीडियो में बताएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम से पहले आपको सब कुछ करवा देंगे। आपने पॉलिटी को बिल्कुल छोड़ रखा था, उसको बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ और मुझे विश्वास है अपने ऊपर भी कि मेरा जो समझाया हुआ है आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।